Students, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe. Students, आज हम CBSE क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 2020 सेट 1 का सेक्शन डी कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन डी का क्या था, ये था शो दैट 12 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर। हमको प्रूव करना है कि 12 की पावर n कभी भी 0 या 5 पे एंड नहीं होगा किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। तो हमने क्या करना है, 12 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। 12 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3, तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 होल पावर n। नाउ ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये जो n है दोनों की पावर आ जाएगी, 2 टू द पावर 2n मल्टीप्लाई 3 टू द पावर n, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, सिंस देर इज़ नो फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म 5 टू द पावर m, मतलब इसमें 5 टू द पावर में तो कोई नंबर है ही नहीं। अगर यहाँ पर केवल 2 और 5 फैक्टर्स होते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता और इसका रिमाइंडर 0 बचता। तो अगर इसके प्राइम फैक्टर में 5 होता तो ये 0 पे एंड होता या फिर 5 पे एंड होता। अगर इसका प्राइम फैक्टर, वन ऑफ द प्राइम फैक्टर इज़ 5, अगर यहाँ पर 5 होता, 2 और 5, केवल 2 और 5 होता तो ये 0 या 5 पे एंड होता। अभी यहाँ पर 3 भी आ रहा है इसमें प्राइम फैक्टर, तो इसलिए ये 0 और 5 पे एंड नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर इज़ नॉट इन द फॉर्म 5 टू द पावर m, देयरफॉर 12 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद 0 और 5। इसका और ऑप्शनल पार्ट देखते हैं, इसका क्या था। इसमें था √2 प्लस √5 इज़ irrational. We have to prove that √2 plus √5 is irrational number. तो हमने इसमें assume कर लिया कि √2 plus √5 is rational number, and if it is rational we can express it in the form of rational. √2 we can write √2 plus √5 equals to r, where r is rational number. Now इसमें हमने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देनी है। तो यहाँ पर हमने √2 प्लस √5 का स्क्वायर किया और r का स्क्वायर कर दिया। इधर a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको ओपन कर लेंगे, यहाँ पर r स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, दैट इज √2 इंटू √5 विच विल बी इक्वल्स टू √10। तो दिस विल बिकम √2 √10, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो r स्क्वायर और ये 7 इधर आकर माइनस का 7 हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, √10 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है इन टर्म्स ऑफ r। तो √10 इक्वल्स टू r स्क्वायर माइनस 7/2। अब क्योंकि r तो एक रेशनल नंबर था, वी हैव एज्यूम दैट r इज़ रेशनल नंबर, देयरफॉर दिस पार्ट इज़ ऑल्सो रेशनल बिकॉज r इज़ अ रेशनल नंबर, 7, 2 दे ऑल आर रेशनल नंबर। तो this will give you a rational number. So this part is rational, but we know that √10 is irrational number. So irrational and rational cannot be equal, they cannot be equal, so they are unequal. It means √10 cannot be equals to the rational number because it is irrational number. √10 is irrational number, therefore our assumption was wrong that this number is rational, therefore it is irrational number. So we write that √2 plus √5 is an irrational number. Let's see question number 36. Question number 36 हमारे पास, a train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 6 km faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time, and if the train was slower by 6 km per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. तो हमने इसमें assume किया कि let the speed of the train be x km per hour and the distance covered be y kilometer. तो if you have distance and speed you can calculate time. तो अगर कोई ट्रेन की स्पीड x है और डिस्टेंस वो y कवर कर रही है तो टाइम लगेगा उसको, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमने ये वाला रिलेशन यूज़ करके यहाँ पर टाइम कैलकुलेट कर लिया। तो टाइम इज़ इक्वल्स टू y अपॉन x। अब फर्स्ट कंडीशन गिवन है यहाँ पर कि जब ट्रेन की स्पीड, इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 6 किलोमीटर फास्टर, मतलब जितनी पहले थी उससे 6 किलोमीटर और तेज़ चल रही है ट्रेन, तो हमने x में, क्योंकि पहले हमने इसकी स्पीड को x एज्यूम किया था, उसमें हमने 6 ऐड कर दिया।
तो x+6 किलोमीटर हो गई, और डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, डिस्टेंस वही है y। तो टाइम जो है इस केस में, क्योंकि ट्रेन फास्टर ट्रैवल कर रही है तो टाइम उसको कम लगेगा, ठीक है, अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। तो उसको टाइम लग रहा है y/x+6। और कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन गिवन, इट इज़ गिवन दैट इट टेक्स 4 आवर लेस फॉर द जर्नी। मतलब कि ये वाला जो टाइम है ये इस वाले टाइम से 4 कम है, ठीक है, ये वाला टाइम इस वाले टाइम से 4 आवर्स कम है। तो अगर हम इस वाले टाइम को 4 दे देते हैं, 4 इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये दोनों टाइम बराबर हो जाएंगे। तो हमने यही किया यहाँ पर, y/x = y/x+6 में 4 ऐड कर दिया, और इसको हम इस साइड ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर। इसको सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन सेटअप कर लेंगे, 6y = 4x² + 24x। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लिया। नाउ सेकेंड रिलेशन जो गिवन था, सेकेंड कंडीशन क्वेश्चन में, वो गिवन था कि व्हेन द स्पीड इज़ 6 किलोमीटर स्लोअर, जब ट्रेन 6 किलोमीटर स्लोअर मूव कर रही है तो उसकी न्यू स्पीड हो जाएगी x-6, क्योंकि पहले ओरिजिनल स्पीड x थी, अब 6 किलोमीटर स्लो ट्रैवल कर रही है तो x-6 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो इसमें जो उसको टाइम लगेगा वो लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो ओरिजिनल ही रहेगा, y/स्पीड इज़ x-6। टाइम निकाला हमने y/x-6। अब क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन है कि इट टेक्स 6 आवर्स मोर, मतलब कि क्योंकि स्पीड स्लो हो गई, अब अगर हम स्लो ट्रैवल कर रहे हैं तो हमको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये स्लो स्पीड है तो टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है, 6 आवर्स ज़्यादा लग रहा है। मतलब कि ये वाला जो टाइम है ये पहले वाले टाइम से, ओरिजिनल टाइम से 6 ज़्यादा है। तो अगर हम इसमें क्या, ये वाला टाइम 6 कम है इससे, है ना, ये वाला टाइम क्योंकि 6 ज़्यादा है इससे, तो हम इसमें 6 ऐड कर देंगे, तो ये वाला टाइम और ये टाइम दोनों बराबर हो जाएगा। तो वही किया हमने, y/x-6 = y/x, इस वाले टाइम में, ओरिजिनल टाइम में 6 ऐड कर दिया, y/x+6। इसको भी हमने सिंप्लीफाई करके एक सेकेंड इक्वेशन सेटअप कर ली, विच इज़ 6y = 6x² - 36। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है यूजिंग एनी मेथड, एंड we eliminate y here and we calculate the value of x। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। x यहाँ पर दो वैल्यूज़ आ रही है, x is 0 एंड x is 30। 0 हम कंसिडर नहीं करेंगे, y क्योंकि स्पीड 0 नहीं होती, स्पीड तो 0 नहीं होगी क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है तो कुछ ना कुछ स्पीड तो होगी उसकी। तो यहाँ पर 30 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हमने कंसिडर किया। ये x की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डाल के हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो वी आर यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, आई हैव यूज फर्स्ट इक्वेशन हेयर, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x हेयर, आई गॉट द वैल्यू ऑफ y विच इज़ 720 किलोमीटर। तो y की वैल्यू आ गई 720 किलोमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। इन क्वेश्चन नंबर 37 it is given that ABC is an equilateral triangle and D is any point on BC such that BD is 1/3 of BC. It is given in the question, and you have to prove that 9 times AD² = 7 times AB². This you have to prove. So you have to draw figure, write given to prove, construction also. Here we have constructed perpendicular AE which is on BC. AE is perpendicular on BC. Draw AE perpendicular on BC. Now proof. Since it is given that BD is 1/3 of BC, so we use this relation also, and we calculate the value of BE in terms of BC. So because we know that the perpendicular in equilateral triangle and in isosceles also, the perpendicular and median is same. So this AE is median also and this is perpendicular also. तो यहाँ पर क्या है, ये AE मीडियन है, इसका मतलब E जो है वो मिड पॉइंट हुआ BC का। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया BE इज़ हाफ ऑफ BC, क्योंकि ये वाला जो पार्ट होएगा वो हाफ है BC का। अब हमने ट्राइंगल लिया ADE। ADE ट्राइंगल पे हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की। इसमें AD² = AE² + DE²। तो हमने ये रिलेशन यूज़ किया और यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली, AE की वैल्यू। तो AE की वैल्यू क्या हो जाएगी, AE² की वैल्यू AD² - DE²। ये DE इधर आएगा तो ऐसे हो जाएगा AD² - DE², AD² - DE²।
लेट अस अज्यूम दिस एज फर्स्ट इक्वेशन, इसको हमने फर्स्ट अज्यूम कर लिया। नाउ अब हमने क्या किया, ट्राइंगल लिया ए बी ई, पहले हमने ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लिया था ए डी ई, नाउ वी आर टेकिंग ए बी ई, और इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे। तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। और फर्स्ट वाली इक्वेशन से हमने जो ए ई स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी वो हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, ए ई स्क्वायर की जगह ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, एंड बी ई स्क्वायर ऐसे ही रहा। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में बी ई को पहले लिख लिया और डी ई को बाद में लिख लिया। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो है ये एक फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने इसमें फॉर्मूला यूज़ कर लेना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हमने यहाँ पर बी ई माइनस डी ई लिख लिया और बी ई प्लस डी ई लिख लिया अनदर ब्रैकेट में। इसके बाद हमको इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। हमने लिखा ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, बिकॉज बी ई, देखिए बी ई माइनस डी ई, बी ई माइनस डी ई, अगर हम बी में से डी ई माइनस करें तो क्या आएगा, बी डी। तो हमने यहाँ पर इसकी जगह पर आ जाएगा बी डी, एंड बी ई प्लस डी ई, इसको हमने इस वाले पार्ट को ऐसे रहने दिया। तो ये हो गया ए डी स्क्वायर प्लस बी डी अपॉन, बी डी की जगह हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन 3, क्योंकि ये गिवन था क्वेश्चन में, बी डी इज़ 1/3 ऑफ बी सी। और बी ई की जगह हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन 2, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर बताया था कि बी ई इज़ हाफ ऑफ बी सी। तो वी हैव यूज दैट रिलेशन हेयर कि बी ई की जगह हमने लिख दिया हाफ ऑफ बी सी। एंड डी ई को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, देखिए कैसे, डी ई की जगह पर सी फिगर में अगर हम देखें तो डी ई ये वाला पार्ट है, और इसकी वैल्यू कैसे आएगी, इसकी वैल्यू आएगी अगर हम बी ई में से बी डी माइनस कर दें। तो डी ई की जगह हम लिख सकते हैं, बी ई माइनस बी डी। तो हमने ऐसे लिखा है यहाँ पर, डी ई की जगह लिखा बी ई माइनस बी डी, और बी ई की वैल्यू हाफ ऑफ बी सी, बी डी की वैल्यू 1/3 ऑफ बी सी। इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो इसको डी ई की वैल्यू बी सी अपॉन 6 आ रही है। हमको यहाँ पर हर एक को बी सी में कन्वर्ट करना है, राइट, तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो हमने डी ई की वैल्यू बी सी अपॉन 6 निकाल ली और उसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया इसकी जगह पर। तो ये सारा पार्ट बी सी में आ गया, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेकर तो ये 2/3 बी सी आ जाएगा। फिर इसको कैंसिल करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए डी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू बी सी इज़ 2bc स्क्वायर एंड 2/9। सो ये आ गया एक रिलेशन हमारे पास, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस 2/9 बी सी स्क्वायर। एंड वी नो दैट it is an equilateral triangle. So in equilateral triangle all sides are equal. So in place of BC we can write AB, क्योंकि all sides are equal, AB, AC, BC all are equal. But in question we have to prove we need AB. तो in place of BC we write AB. तो यहाँ पर हम वही कर रहे हैं, यहाँ पर हमने जहाँ पर BC है BC स्क्वायर की जगह AB स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर देना है। यहाँ पर हमने LCM लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 9AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस यहाँ पर BC आ रहा था, BC की जगह AB सब्सटीट्यूट कर दिया तो इट विल बी 2AB स्क्वायर। ये 2AB को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 7AB स्क्वायर इक्वल्स टू 9AD स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो हमको प्रूव करना था वो आ गया रिलेशन। ओके, इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट था इसमें कि ABCD is a rhombus and in this you have to prove that the sum of the square of the sides will be equals to the square of its sum of the square of the diagonals। तो ये हमको प्रूव करना था। तो हमने गिवन लिख दिया, फिगर ड्रॉ किया। आई टोल्ड यू कि फिगर गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन सबके मार्क्स होते हैं बोर्ड में, तो हमको जितना मैक्सिमम आता है, अगर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता तो एटलीस्ट हम फिगर गिवन टू प्रूव ये लिख के छोड़ेंगे तो हमको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे अगर वो करेक्ट हो उतना। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर ABCD इज़ अ रॉम्बस, ये गिवन है। हमको प्रूव करना है कि सम ऑफ ऑल स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स विल बी इक्वल्स टू द स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। तो हमने लिख दिया AB स्क्वायर BC स्क्वायर CD स्क्वायर DA स्क्वायर
सम ऑफ ऑल साइड्स का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है। हमने ट्राइंगल लिया है, इसमें कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ए ओ बी लिया है। ए ओ बी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। नाउ ए ओ इज हाफ ऑफ ए सी, है ना। ए ओ तो हाफ है ए सी का, क्योंकि हमको मालूम है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस दैट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो दिस पार्ट इज हाफ ऑफ ए सी, राइट। ए सी ए ओ इज हाफ ऑफ ए सी, तो हमने ए ओ की जगह हाफ ऑफ ए सी लिख दिया। सिमिलरली बी ओ की जगह हाफ ऑफ बी डी लिख लिया, और इसका होल स्क्वायर था। तो जब इसको रिमूव करेंगे ब्रैकेट को, तो इट विल बी ए सी स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ पर हो जाएगा बी डी स्क्वायर अपॉन 4। एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और ये 4 इधर चला जाएगा, तो 4 ए बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देखिए 4 ए बी स्क्वायर मतलब कि रोम्बस में तो सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो हम 4 ए बी स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, 4 टाइम्स ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं हम। तो और हर एक ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर डी ए स्क्वायर बराबर है, तो हम ए बी स्क्वायर एक वाल फर्स्ट ए बी स्क्वायर को ऐसे ही रहने दिया, बी सी स्क्वायर की जगह ए बी स्क्वायर की जगह हमने दूसरा बी सी लिख दिया, फिर ऐसे ही हर एक साइड लिख दी इसकी। तो हम इसको 4 टाइम्स ए बी स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन of a cloud from a point 10 meter above a lake is 30 degree and the angle of depression of its reflection in the lake is 60 degree, find the height of the cloud from the surface of the lake। तो देखिए इसका फिगर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फिगर हमको करेक्ट ड्रॉ करना है ट्रिग्नोमेट्री में, नहीं तो जो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस हैं वो गलत हो जाएंगे। तो हमको ये गिवन है, फिगर समझ लीजिए पहले इसका। ये सरफेस ऑफ लेक है, इस सरफेस ऑफ लेक से 10 मीटर अबव एक पॉइंट है, हमने ये पॉइंट लिया ओ। इस पॉइंट से एक क्लाउड है, उस पर जो हम देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से बन रहा है 30 डिग्री, तो ये एंगल 30 डिग्री बन गया। हमने यहाँ से एक लाइन हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू ग्राउंड लाइन ड्रॉ की, और ये जो एंगल बनेगा वो बन रहा है 30 डिग्री। अब इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, ये क्लाउड का रिफ्लेक्शन लेक पे जो दिख रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। क्यों, देखिए ये जैसे हमने फिज़िक्स में भी किया है कि अगर ये मिरर है तो ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जितना मिरर से होता है उतना ही इमेज का डिस्टेंस भी मिरर से होता है। तो ये इमेज, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पड़ रहा है ना, तो जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक भी है। तो ये डिस्टेंस हमने 10 ले लिया, ये गिवन है, मतलब 10, ये वाला पॉइंट 10 गिवन है, और हमने इस पॉइंट से 10 मीटर अबव जो लेक के 10 मीटर अबव जो पॉइंट है वहाँ से सी पॉइंट क्लाउड तक के पॉइंट, क्लाउड तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने h मान लिया, उसकी हाइट को h मान लिया। तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से सरफेस ऑफ लेक तक का डिस्टेंस h + 10 हो गया। तो देयरफॉर ये वाला जो रिफ्लेक्शन है ना, जो इमेज का डिस्टेंस सरफेस ऑफ लेक से है मिरर तक का, वो h + 10 हो गया, ठीक है। तो ये फिगर है, और ये था कि इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब कि रिफ्लेक्शन जो एंगल बन रहा था वो 60 डिग्री बन रहा था, तो हमने इस वाले एंगल को 60 ले लिया। तो अब देखो हम ट्राइंगल ले रहे हैं COD, ये वाला ट्राइंगल लिया हमने, और इसमें tan 30 डिग्री यूज़ कर लिया। tan 30 डिग्री इज़ परपेंडिकुलर बाय बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया। ये जो डिस्टेंस है इसको हमने x एज्यूम कर लिया, दिस OD विल बी x, है ना। तो h/x इक्वल्स टू tan 30 इज़ 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई हमारे पास √3 × h, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लिया। नाउ वी टेक दिस ट्राइंगल ODC' एंड इसमें हमने tan 60 लगाया। tan 60 इज़ परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस, तो अभी हमने किया ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक h + 10, और इसमें 10 और ऐड करना है, तो h + 10 + 10 अपॉन x, ये वाला डिस्टेंस x है, और यहाँ पर कितना आएगा √3 की वैल्यू। √3 की वैल्यू कितनी है, सॉरी √60, tan 60 की वैल्यू कितनी है √3, और हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर इसको सॉल्व करके, h + 20 इक्वल्स टू √3 × x, इसको सिंप्लीफाई किया तो 2h इक्वल्स टू 20, देन h इक्वल्स टू 10। तो h जो है वो ये वाला डिस्टेंस आया है। हमको क्या निकालना है, हमको
ये वाला पार्ट चाहिए, हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें इस वाले में, एक ही बात है। तो हम यहाँ पर अगर इसको सब्सटीट्यूट करते हैं तो h ये वाला डिस्टेंस कितना है 10, और यहाँ से यहाँ तक भी 10 है, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा 20, और यहाँ से यहाँ तक के भी कितना होगा 20, क्योंकि h प्लस 10 20। तो हमने यहाँ पर हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक, मतलब हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक से जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया 20 मीटर। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट था हमारे पास that a vertical tower of height 20 meters stands on the horizontal plane and is surmounted by a vertical flagstaff of height h at a point on the same on the plane. The angle of elevation of the bottom and the top of the flagstaff are 45 and 60 respectively. Find the value of h। तो हमको ऐसा गिवन है कि एक वर्टिकल टावर है, उसके ऊपर ये फ्लैग स्टैप है जिसका हाइट h है, ये हमको फाइंड आउट करनी है, और जो टावर है उसकी हाइट 20 है, और एक पॉइंट से जब हम उसके बॉटम पे देख रहे हैं, फ्लैग स्टैप के बॉटम पे, तो एंगल बन रहा है 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री हो गया ABC। एंड जब उसके टॉप पे देख रहे हैं तो एंगल बन रहा है ABD, और उसको हमने 60 ले लिया। तो हमने पहले स्मॉलर वाला ट्राइंगल कंसिडर किया, ये वाला, इसमें tan 45 यूज़ करेंगे। tan 45 इज़ परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज़ 20, बेस इज़ AB, तो tan 45 इज़ 1, तो AB की वैल्यू हो जाएगी 20। सिमिलरली वी यूज़ दिस ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में tan 60 यूज़ करेंगे। tan 60 इज़ परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज़ h प्लस 20, तो 20 प्लस h अपॉन बेस इज़ 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 20 कॉमन आ जाएगा, तो वी कैन leave our answer here. So h will be equals to 20 root 3 minus 1 meter is the answer. Okay, question number 39. 39 question was a solid iron cuboidal block of dimension 4.4 meter into 2.6 meter into 1 meter is cast into a hollow cylindrical pipe of internal radius 30 centimeter and thickness 5 centimeter. Find the length of the पाइप। हमको पाइप की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इसमें ये गिवन है कि एक क्यूबॉइडल ब्लॉक था, उसकी डायमेंशंस ये गिवन है, इससे एक हॉलो पाइप बनाना है हमको। उस हॉलो पाइप का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल होगा, फिर क्योंकि मटेरियल तो सेम रहेगा, इससे हम ये बना रहे हैं तो मटेरियल तो सेम रहेगा, वॉल्यूम दोनों की इक्वल रहेगी। तो हमने हाँ हमको यहाँ पर इंटरनल रेडियस गिवन था इसका 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्योंकि यूनिट सेम कर लेंगे हम, यहाँ पर मीटर है तो वी कैन चेंज दिस इनटू मीटर। 30 सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर दिया, डिवाइडिंग बाय 100, 0.30 मीटर। और इसके थिकनेस हमको 5 गिवन थी, ये वाली जो थिकनेस है 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो 30 प्लस 5 कर देंगे तो 35 सेंटीमीटर बाहर का रेडियस आ जाएगा। आउटर रेडियस इज 35 सेंटीमीटर एंड वी कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स। नाउ वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ पाइप। वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट बिकॉज इट इज क्यूबॉइड, एंड वॉल्यूम ऑफ पाइप हॉलो पाइप, इट इज़ हॉलो है ना, पाइप इज हॉलो पाइप है। तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, or you can take pi h common, तो it will be r square minus r square. You can use the formula r minus r, r plus r, है ना, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, इसको सिंप्लीफाई किया, हम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, और वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ h। तो h की वैल्यू आ रही है 112 मीटर, तो इसकी जो लेंथ है पाइप की वो 112 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था, फॉर द फॉलोइंग frequency distribution draw the cumulative frequency curve more than type and hence obtain the median value। तो हमको टेबल गिवन थी, हम इससे मोर देन में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लास इंटरवल हमको 0 to 10, 10 to 20 गिवन है, तो मोर देन में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो हम लोअर लिमिट लिखते हैं, तो मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे हमने लिख लिया। और हमने जो फ्रिक्वेंसी थी उससे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को भी हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। 100 माइनस 5, फ्रिक्वेंसी हमको 5 गिवन थी तो 95 आ गया, फिर 80 एंड सो ऑन। अब हमने जो ग्राफ प्लॉट करना है वो 0, 100, 10, 95 इसके बीच में कर्व प्लॉट करना है। जो कर्व आएगा उसमें फिर हमने n लेना है, n हमारे पास 100 है, n अपॉन 2 करेंगे तो 50 आएगा। फिर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके उसको वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जहाँ पर वो एक्स एक्सिस पे कट करेगा, वो मीडियन आ जाएगा, तो मीडियन की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 34.3 आ रही है।
वी हैव सॉल्व दिस पेपर एंड रेस्ट ऑफ द सेट्स में जो हमारे पास कुछ कॉमन क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी जो डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं. ओके, थैंक यू.